जी एकदम ओम। कान दबाओ रोग भगाओ वाली। जी बहुत ही, आज की कक्षा बहुत ही अच्छी रही। और जो अभी तक जो कक्षा हुई इसमें, इस कक्षा को भी 100 में से 100 अंक दिए जाते हैं। और बहुत ही शानदार, जिस प्रकार इस कक्षा में जो आपने जो करवाया उससे ये सिद्ध होता है कि आपको आसन प्राणायाम योग की बहुत गहराई से जानकारी है, बहुत सूक्ष्मता से एक एक अंग और प्रत्यंग पर किस प्रकार इसका प्रभाव पड़ता है। हेलो, वैसा आपने करवाया बहुत शानदार तरीके से, उससे बहुत आनंद आया। और कम समय में जिस प्रकार आपने सूर्य नमस्कार करवाया, सूर्य नमस्कार में जो रुक रुक के जो क्रिया करवाई, उससे जो अंग प्रत्यंग पे जो प्रभाव पड़ता है, उससे अंग प्रत्यंग में एक जागृति आती, जागृत आते हैं। और जो हमारे जो जोड़ और वगैरह जो है, जो सुप्त है, वो जागृत होते हैं और खुल जाते हैं। दूसरी चीज जो आखिरी में आपने जो ध्यान करवाया, वो ध्यान अद्वितीय था। थोड़ी देर में भगवान मिलने ही वाले थे, लेकिन डिस्टरबेंस आ गया बीच में, जल्दी आंख खोलो आंख खोलो, भगवान मिलने ही वाले थे उसमें। तो वो ध्यान भी एक बहुत अच्छा था। और ऐसी ऐसी मैंने दलिया बना लिया है, बढ़िया नाश्ता योगा की बात है। चलिए ऐसी आपकी योगा ऐसी किया ऐसा ऐसा ही मेरे हिसाब से रोज 5-7 मिनट का लास्ट में ध्यान ऐसा होना चाहिए, जिसमें बिल्कुल मूड बिल्कुल फ्रेश हो जाए सभी का। जी ओम, धन्यवाद बहुत बहुत आप सभी का। अशोक जी के कमेंट के साथ सबका समर्थन। जो आदरणीय अशोक पटेल जी ने कहा है वही सबके कमेंट हैं। और भगवान मिलने वाले हैं, आगे मिलेंगे। एक दिन ध्यान ही कराएंगे पूरा, तो उस दिन ये बहुत सुंदर ये किया था कि मैं अशोक पटेल भाई साहब ने जो भी बातें कही है वो उससे मैं सहमत हूँ पूरी, क्योंकि उन्होंने जो आज करवाया, हमारे योगाचार्य जी ने जो सूर्य नमस्कार करवाया, तब सच में शरीर में से ऐसे गर्माहट निकल रही थी और पूरी ऐसे लग रहा था पसीना निकल रहा है। ऐसे और भी 1-2 बार हो जाता तो फिर बिल्कुल बढ़िया हो जाता। तो फिर बहुत सुंदर, और लास्ट में ध्यान और प्राणायाम पर भी बहुत अच्छे से। आदरणीय कुशवाहा जी का हैंड रेज है, वो इस भी क्रिया, ये क्रिया करवाने से अनुभव का पता लगता है कि इनको कितना गहरा अनुभव है उन चीजों से। कि जैसे 100 बार इन्होंने ये पूरी क्रिया करी, ये मोटापा वगैरह सब दूर होता है इससे। और ये जो इस प्रकार जो योग और प्राणायाम और जो क्रिया, वही व्यक्ति करवा सकता है जिसको इन सब चीजों का बहुत गहरा अनुभव होता है। जी ओम। जी श्रीमान जी ओम। आज जैसा कि आदरणीय मेहरा साहब ने कहा, तो मैं कमियां बताने जा रहा हूं। आज की कक्षाएं बहुत सारी कमियां थी, गलतियां थी, लेकिन हम उन गलतियों को माफ़ नहीं कर सकते, क्योंकि माफ़ करने के पावर हमें नहीं है, अधिकार प्राप्त नहीं है। ओम प्रणाम। को आगे बढ़ाएं, कक्षा का सत्र का समापन कर। भी एक बार ताली बजा के स्वागत कर रहे हैं सभी, पूरे सदन की ओर से ताली बजाएं। जी ओम। जी जी जी, बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय रमेश चंद्र मीरा जी भाई साहब। आपने बहुत सुंदर आज इटारसी नर्मदापुरम मध्य प्रदेश से क्लास ली, और आपका अभिनंदन और धन्यवाद। और आप, ऐसे लग रहा है कल की क्लास भी आपसे हो, तो देखते हैं जी। कल की क्लास भी इनसे ही करवा लो, थोड़ी लयबद्धता हो रह जाएगी, भगवान मिल जाएंगे कल। जी मैं वही सोच रही हूँ, कल की क्लास भी वही करा दीजिए अगर हो। जी ओम ओम ओम। क्योंकि बाकी के बहुत सारे आसन हमारे छूट गए हैं और भी छूटा है, तो पूरा पैकेज करवा देंगे कल। तो धन्यवाद। और चलिए अब हम
आज हमारे सदन में दूसरे सत्र में जो कि हमारा ये योगाहार कार्यक्रम को हमारे 3 साल पूरे होने हुए और कोरोना काल से नियमित योगाहार क्लास चालू है और निरंतर हम सभी भाई बहन जुड़ते हैं और भी तो आगे हम जो अगला सत्र है हमारा योग तो वो हमने कर लिया, अब हम आहार की तरफ चलते हैं और जैविक खेती, आहार और कल हमने जो कि कल हमारा जो विषय था आदर्श गांव, आदर्श गांव की एक पहल पर कल हमने अनुभव पर आदरणीय श्री संदीप चौधरी जी से वार्ता अनुभव उनके हमने योगाहार मंच पर लिए और आज भी हमारे योगाहार में संदीप भैया जी जुड़ गए हैं और उनका स्वागत। और आज हम गांव और शहर का तुलनात्मक संघर्ष और उसका क्या समाधान है, तो इस विषय पर आज चर्चा कर रहे हैं। तो मैं इसका समाधान करने के लिए सबसे पहले मैं आदरणीय श्री पवन कुमार सर को सादर निवेदन करती हूँ और फिर कल आज हम इस पर चर्चा निरंतर करेंगे। जी, सबसे पहले आदरणीय श्री पवन कुमार सर का स्वागत है। जी नमस्कार, धन्यवाद रंजना जी। बहुत 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 सुंदर आज की योग कक्षा। और आज तो मैं नहीं जुड़ पाया हूँ, लेकिन कल जरूर जुड़ने का प्रयास करूंगा शुरुआत से ही, क्योंकि कल भगवान मिलने की भी बात हो रही है। तो बहुत सुंदर आज की कक्षा के साथ ही आज का जो हमारा सत्र है आ, वो इस विषय पर है कि जो हम बार बार गांव के ऊपर ही बातचीत कर रहे हैं, लेकिन गांव के साथ होने वाले संघर्षों की भी बातचीत कर रहे हैं। लेकिन जो शहर हैं उनकी क्या स्थिति है, उसके बारे में हम लोग क्या सोचते हैं, उसके बारे में हमारे गांव में रहने वालों के क्या विचार हैं। और कुछ हमारे साथी ऐसे हैं जो गांव में भी रहते हैं, शहर में भी रहते हैं, दोनों जगह पर उनका अनुभव है। तो इन संघर्ष क्या है हमारे एक आम आदमी के लिए, चाहे वो गांव में रहने वाला हो, चाहे वो शहर में रहने वाला है, तो उसके ऊपर जरा सी कुछ विचार अपने अगर दें कि वहाँ पर क्या चल रहा है, कैसा हो रहा है, क्या हम अनुभव कर पा रहे हैं और कैसे हम हालात को सुधारने में काम कर सकते हैं, दोनों जगह के, न केवल गांव के बल्कि शहरों के। शहरों में जो संघर्ष हो रहे हैं उसमें मैंने अपनी कुछ बात कुछ कविता के माध्यम से भी लिखी थी कि जो आम शहरी है उसकी भी अपनी एक समस्या है, तो उसको भी हम समझें और इस तरह से दोनों जो तरह के लोग हैं, चाहे ग्राम हो चाहे शहर हो, इनको सबको एक दृष्टिकोण से देखें और ये समझने का प्रयास करें कि अब क्या इसमें हम कर सकते हैं या कुछ अपने विचार दे सकते हैं। कम से कम चर्चा तो करना जरूर शुरू करें और इसका समाधान भी ढूंढने का प्रयास करें। इसी क्रम में अब ये भी देखने को आता है कि हमारे जो गांव हैं वो धीरे धीरे परिवर्तित हो रहे हैं और उसमें भी शहरों जैसी फैसिलिटी या उसमें सुविधाएं अब धीरे धीरे आने लग गई हैं, जिसकी वजह से हालांकि जो 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 गांव पहले शहर के नजदीक थे वो तो पूर्ण रूप से शहर में ही परिवर्तित हो गए। लेकिन कुछ जगह पर जहाँ जो गांव में वहाँ पर नेतृत्व अच्छा था, उनकी लीडरशिप अच्छी थी, उनमें लोगों के सोच अच्छी थी, उनके आपस में साथ काम करने की एक मंशा थी, या जो भी वहाँ की स्थिति रही, तो वहाँ पर भी वो सब सुविधाएं होने लग गई हैं। और हम अब गर्व के साथ कई बार ये कहते हैं कि दुनिया भारत का सबसे स्वच्छ गांव कौन सा है, हमारा भारत का सबसे डिजिटल गांव कौन सा है। तो इन सब विषयों पर भी हम बात करने लगते हैं। लेकिन जहाँ तक के शहर हैं तो केवल वहाँ पर महानगरों की बात होती है कि ये शहर जो है ये स्वच्छता रैंकिंग में 5 साल से लगातार नंबर 1 है, इंदौर उदाहरण के लिए। तो लेकिन मैं शहर की भी जब बातचीत करूं तो शहर को भी हम एक परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखते हैं तो पूरे शहर को परिवर्तित करना अपने आप में काफी एक
समस्या होती है और उसको करने के लिए बड़ी मेहनत और बहुत कार्य करने होते हैं। लेकिन अगर हमारे शहर का एक मोहल्ला भी अगर ठीक हो गया, उसमें रहने वाली एक सोसाइटी भी ठीक हो गई, तो इस पर भी हम लोग विचार कर सकते हैं। तो हम एक परफेक्ट सिचुएशन की तो बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन धीरे-धीरे एक सकारात्मक परिवर्तन की बात सब जगह करने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ तक कि अब शहर में भी देखें तो कुछ शहर ऐसे हैं जहाँ तालाब हैं, तो कुछ संस्थाओं ने या व्यक्तियों ने ऐसा भी किया है कि अपने तालाबों को अच्छा कर दिया है। उसमें उसमें जो पानी रहता था या उसमें जो पॉल्यूशन होता था, उसको भी उन्होंने ठीक करने का प्रयास किया। इसी तरह शहर में रहने वाली कई अच्छी कॉलोनीज़ में उन्होंने पानी की जो होती है ना रेन वाटर हार्वेस्टिंग को बहुत ज़्यादा तवज्जो दी और सारे पानी को अपना वो कर लिया। छत में उन्होंने सोलर लाइट लगा दी। लेकिन ये तो आम आदमियों की बात नहीं है। आम आदमियों का जो संघर्ष है, दोनों जगह पर अभी भी विद्यमान है और इसी संघर्ष को में क्या हो रहा है और क्या करने पर हम प्रयास कर सकते हैं या हम अपने जहाँ-जहाँ पर रह रहे हैं उसको करने के लिए हम कैसा योगदान कर सकते हैं, इसी विषय, इसी मंशा के साथ आज की जो चर्चा है, उस सत्र को शायद रखा गया है और इसके ऊपर हम अगर बात करते हैं, तो हो सकता है कुछ नए विचार क्लिक हों, कुछ नई चीज़ें क्लिक। तो मैं अनुरोध करता हूँ रंजना जी से, हमारे साथियों से कि वो इस विषय पर बातचीत करें और वार्तालाप के क्रम को आगे बढ़ाएँ। जी, धन्यवाद, नमस्कार। जी धन्यवाद सर, बहुत सुंदर। जो आज आपने गांव और शहर का क्या तुलनात्मक संघर्ष है और उसका समाधान कैसे हमें करना है, इन पर मार्गदर्शन दिया। तो मैं सबसे पहले हमारे सदन में जुड़े आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी जो आज योगाचार्य थे, उनको सादर निवेदन करती हूँ कि आपके क्या विचार है। जी ओम, सदन को नमन। जैसा हम रोज कहते हैं आज की कक्षा अच्छी रही, तो आदरणीय अशोक जी ने उसके संबंध में आप लोगों को बताया ही है कि कक्षा जो है वो अच्छी रही है। कुछ विद्यार्थी ऐसे भी होते हैं जिनका मन नहीं लगता, जैसे कि मुकेश जी। तो हम चाहेंगे कि मुकेश जी कल मन लगा करके अपनी कक्षा को ज्वाइन करें। जैसा अभी बताया गया है कि शहर और गांव, तो शहरों ने गांव को, तो जो उनके आसपास के गांव हैं उनको तो निगल लिया। निगल लिया का मतलब वो उसी में समा गए। जैसे भोपाल को देखें, इंदौर को देखें, बड़े नगरों को देखें, जो पहले आसपास जो गांव थे वो अब उन्हीं में समाहित हो गए और मतलब वैधानिक रूप से भी उन्होंने कहा भाई अब नगर पालिका का विस्तार होना तो इतने गाँव को शामिल कर लीजिए। धीरे धीरे जो गांव थे वो भी शहरों के ही स्थिति में हो गए हैं। और आज मैं यदि नर्मदापुरम की बात करूं तो नर्मदापुरम के अधिकांश गांव जो है वो सब उसी तर्ज पर, शहर की तर्ज पर ही हो रहे हैं। सबके पक्के मकान बन गए हैं, नालियां हैं, सड़कें हैं, ये सब सुविधाएं तो सब जगह जुड़ गई है। केवल शिक्षा और स्वास्थ्य में जो अंतर है, शहरों में स्वास्थ्य की सुविधाएं, अस्पताल है, स्कूल अच्छे हैं और इसलिए ही अब ये भी एक बड़ा कि हमारे गांव के लोगों के पास वहाँ बहुत बड़े बड़े गांव में मकान हैं, सब कुछ है, परंतु वो शहरों में आ रहे हैं और शिक्षा और स्वास्थ्य के कारण वो शहर में आ रहे हैं, वरना सारी सुविधाएं वहाँ पर है। तो यदि शिक्षा अच्छी हो जाए, स्वास्थ्य की सुविधा अच्छी हो जाए, तो अब उससे क्या हो रहा है कि घरों की संख्या बढ़ रही है। गांव में घर हो गए, शहर में घर हो गए, जगह वैसे ही कम हो रही है, परंतु ये जो एक तरह से पलायन है वो न केवल गरीब लोगों का पलायन है बल्कि मध्यम वर्ग का पलायन भी गांव से शहर की ओर हो रहा है। इतने बड़े बड़े घर होते हुए भी
शहर में आकर के कम जगह में रह रहे हैं। तो ये स्थिति, और इसका कारण केवल स्वास्थ्य की सुविधा और शिक्षा की सुविधा के कारण ये सब हो रहा है, ऐसा मैं महसूस कर रहा हूँ। वरना जितना अच्छा पर्यावरण, जितना अच्छा वातावरण हमें गांव में मिलता है, उतना अच्छा वातावरण हम शहर में भी प्राप्त नहीं कर पा रहे। हम अपने स्वयं की बात करें, केवल यहाँ से 7 किलोमीटर दूर मेरा गांव है, पर जो हमारे बालक है उन सब लोगों का ये विचार कि हम तो शहर में रहेंगे, तो हमें यहाँ लेना पड़ा, और हमारे घर, गांव का घर जो है वो ऐसे ही हो रहा। तो ये परिस्थितियाँ न केवल मेरे साथ है, बल्कि बहुत सारे लोगों के साथ ऐसी परिस्थितियाँ हैं। इन अपने परिवार के कारण भी हमें जो है अपनी मातृभूमि को शिक्षा के लिए और स्वास्थ्य के कारण छोड़ना पड़ रहा है। जी हो, ऐसा मैं महसूस करता हूँ। जी हो जी, बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भैया। और आपने बहुत सुंदर गांव और शहर का जो समाधान है आपने, और किस प्रकार से उसकी जो तुलना है आपने बता दी, जो मैं आगे आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे सर ने हैंड राइज किया है। मैं सादर निवेदन करती हूँ डॉक्टर किशोर दुबे सर। आप आए, आपको धन्यवाद बहन जी। बहुत अच्छा विषय पवन सर ने रखा है कि गांव और शहर के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स क्या है और उसका समाधान कैसे हो। यह तो विषय ऐसा है कि बहुत उस पे डिटेल्स में बोलने लायक बात है, लेकिन कुछ बिंदु मैं यहाँ पे रखता हूँ समय की मर्यादा रख के। आज से 30-40 वर्ष पहले गांव स्वावलंबी थे, लोगों की जरूरतें कम थी। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं ऐसे गांव में पैदा हुआ हूँ कि उसकी आबादी 60 साल के पहले या 70 साल के पहले 417 थी केवल, और आज भी उसकी आबादी सिर्फ 1000 है, 1000 की बस्ती है, और जो वर्धा शहर से 7 किलोमीटर दूर पर है आज भी। और वर्धा में मैं पढ़ा लिखा और प्रोफेशन भी किया, तो शहर का भी मामला पता है मेरे को। और अभी बच्चे के पास मैं रहता हूँ नागपुर में, तो मेट्रो का भी पता है। तो इन शहर, छोटा शहर, मेट्रो और जो छोटा गांव, इससे मेरा आज भी संपर्क है, मेरी खेती बाड़ी होने से। तो मैं जो देखता हूँ, जो चित्र है, उसमें एक तो गांव स्वावलंबी था। आज वो अन्य कई कारणों से, क्योंकि और उसमें भी स्पेशली मार्केट व्यवस्था ऐसी हो गई है, क्योंकि बचपन में हम देखते थे कि खेती से लगने वाले बढ़ई, लोहार, कुम्हार, ये सब लोग अपने आपस में ही काम करते थे। आजू बाजू वालों के गांव वाले भी आते थे, वस्तु विनिमय होता था और उसी में उनका गुजरान होता था। लेकिन मार्केट व्यवस्था जैसी आई, तो ये छोटे छोटे जो उद्योग है, जो कुम्हार का है, बढ़ई का है, ये सब खत्म हो गए। और फिर मार्केट से ही लेके आओ चीज, बाजार से ही लेके आओ, तो इससे वो छोटे गांव ध्वस्त हो गए। अब हर चीज मार्केट, बाजार से लाओ, एक बाजार संस्कृति हो गई। पढ़ाई के लिए भी पहले टीचर जो होते थे वो गांव में रहते थे, बच्चों को शाम को पढ़ाते थे, बिना ट्यूशन से पढ़ाते थे, ये हमने देखा है। अब वैसा नहीं होता। अब तो पहली कक्षा से KG1 से भी ट्यूशन लगती है, और ट्यूशन के लिए फिर बच्चे को ऑटो से बोलो, स्कूटर से बोलो, शहर में लेके जाया जाता है क्या, और वहां पे पढ़ाया जाता है। पढ़ाई की भी व्यवस्था हमारे इधर ऐसी है, महाराष्ट्र की मैं बात करूँ तो, कि प्राइमरी स्कूल में, जो हर गांव में स्कूल होनी चाहिए थी, एक 50 साल के पहले डिमांड थी कि भी हर गांव में स्कूल हो, लेकिन आज सभी स्कूल लगभग यानी वीरान पड़ी है। बड़े हर स्कूल में बड़े मुश्किल से 10-20 बच्चे जाते हैं, बाकी सब बच्चे शहरों से ऑटो आते हैं और वहीं पे बचपन से पढ़ने जाते हैं। थोड़े में अगर मैं कहूँ तो शहरों ने, जो गांधी जी ने कहा था कि हमारे शहर गांवों का एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, वो एक्सप्लॉयटेशन उस समय में शायद कम होता था, लेकिन बाजार संस्कृति से बहुत बड़े पैमाने पे हो रहा है, यह हकीकत है। मैं दूसरे एंगल से इसको देखता हूं, तो दूसरे एंगल से क्या चीज है, आज छोटे गांव में जो जिसका साधन संपत्ति है, अगर गवर्नमेंट से थोड़ी बहुत मदद भी मिल जाती है, तो उससे ज्यादा पैसा वहां का
जो ग्राम सेवक होता, वहां का पटवारी होता, उसी की तनख्वाह पे चला जाता है और गांव के डेवलपमेंट के लिए पैसा उतना रहता ही नहीं है। इसलिए ना वहां ढंग का सैनिटेशन हो सकता है, न स्वच्छता मुहिम हो सकती है, न अच्छे रास्ते हो सकते हैं, न बाकी की जो सुविधाएं है वहां पे नहीं हो सकती। मैं इसको एक ऐसे नजरिए से देखता हूं कि जैसा हम बोलते हैं कि कोई भी इंडस्ट्री में एक ब्रेक इवन पॉइंट होता है, तो वो इंडस्ट्री फिजिबल चलनी चाहिए। 4 बकरियां लेके पालना और 40 बकरियां लेके पालना, तो 40 बकरियां लेके पालने वाला हमेशा प्रॉफिट में रहेगा और 4 बकरियां वाला हमेशा नुकसान में रहेगा। तो मैं ये कहता हूं कि अगर जो भी गांव बनेगा और गांव को अगर सशक्त करना है, तो उसमें ये जो आरोग्य है, एजुकेशन है, ऐसी जो सुविधाएं है, वो सुविधाएं फिजिबल रहे। उसके पानी, ड्रिंकिंग वाटर की क्षमता है या बाकी जो है, वो फैसिलिटीज देने के लिए वो गांव सक्षम होना चाहिए। इतनी पॉपुलेशन अगर उसमें है तो ही वो फिजिबल हो सकता है, वरना 1000, 1500, 2000 या उससे कम वाले जो है वो फिजिबल नहीं हो सकते। यह जमीनी हकीकत है। तीसरा बिंदु इसमें जो दिखता है कि ये जो अभी आज की मार्केट परिस्थिति है, ये मार्केट परिस्थिति में इसमें अगर रास्ता निकालना है तो एक रास्ता मेरे को दिखता है एफपीओ का। मैं एफपीओ को इसलिए बोलता हूँ कि जैसा हमने देखा है कि अपने 40-50 सालों में जिस जिस शहर के पास में या बाजू में इंडस्ट्री खुली है, तो वहां पे बाकी भी सुविधाएं आ गई है, वहां पे मार्केट भी डेवलप हो गया है, कंज्यूमर्स की और उसकी जो जो छोटे छोटे डिपेंडेंट्स थे उनकी भी लाइफस्टाइल सुधर गई है। तो अभी वो इंडस्ट्री ऐसी नहीं आ रही थी, लेकिन एफपीओ के माध्यम से एक हमको आशा का किरण दिखता है कि जहां जहां एफपीओ सशक्त बनेंगे वहां पे प्रोसेसिंग प्लांट्स आएंगे और प्रोसेसिंग प्लांट्स आने से निश्चित रूप से वहां पे बाकी के जो छोटे कस्बों के लोग हैं वो वहां पे केंद्रित होंगे और वहां पे उस आधार पे उस गांव की जनसंख्या 5000 6000 अगर बन जाती तो 5000 के ऊपर का गांव थोड़ा फिजिबल बन सकता है, लेकिन उसके छोटे वाले जो गांव है वो तो फिजिबल बन ही नहीं सकते। तो ये जो ट्रांसफरेंस होगा, वो ट्रांसफर होगी आज जो गांव से शहरों में हो रही है, उसके बजाय जहां जहां एफपीओ और उसके जो प्रोसेसिंग प्लांट्स और वहां पे बिक्री व्यवस्था रहेंगी, तो वहां पे आजू बाजू के गांव वाले लोग आ जाएंगे। तो निश्चित छोटे गांव जो है, जिसको हम महाराष्ट्र में रीठा गांव बोलते थे 40-50 वर्ष के पहले, हर गांव में वहां पे जो रीठा गांव, यानी आज वो बिल्कुल कुछ भी नहीं है, वहां पे 10 घर 5 घर रहते थे, वो बिल्कुल वीरान हो गए हैं। तो ऐसे ही जो छोटे बस्तियां है वो बंद हो जाएगी और निश्चित रूप से जो जिसको हम ब्रेक इवन पॉइंट वाला गांव बोलते, वैसे गांव डेवलप होंगे। तो एक एफपीओ वहां पे अगर प्रोसेसिंग प्लांट्स, कलेक्शन सेंटर्स, वहां पे बिजनेस सेंटर्स ऐसे अगर बनते हैं तो ये एक रास्ता हमको दिखता है। दूसरी चीज दिखती है कि मार्केटिंग की जो व्यवस्थाएं है, वो मार्केटिंग की व्यवस्था है, क्योंकि चाहे कस्बा छोटा रहे बड़ा रहे, वहां पे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो होता है, वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस लेने वाले जो है, मैंने कंज्यूमर्स की सोसाइटीज हो, कंज्यूमर्स के डिपार्टमेंटल स्टोर्स हो, जो भी हो, वो शहर वाले अगर ऐसे जो जहाँ पे एफपीओ है या ऐसे प्रोसेसिंग सेंटर्स है, मार्केटिंग सेंटर्स है, उनसे यदि ताल्लुकात करते हैं तो निश्चित रूप से यह संघर्ष कम हो जाएगा। उनको भी लगेगा, शहर वाले वासियों को, कि हाँ, हमें भी ऑर्गेनिक या उत्तम भोजन मिल रहा है, उत्तम धान्य मिल रहा है, उत्तम सब्जियां मिल रही है। यह जो चीजें हैं, तो इन चीजों के बारे में वो भी समाधानी होंगे और जो कॉन्फ्लिक्ट्स आज संघर्ष को दिखता है वो संघर्ष कम होगा। साथ ही साथ, जैसे कि मैं महाराष्ट्र की स्थिति इसलिए बता रहा हूं कि कई कॉलेजेस भी हमने देखे हैं कि जहाँ पे जनसंख्या जो छोटे कस्बों में है, वहां पे पट संख्या या स्कूल में की तो हालत बहुत ही खराब है। महाराष्ट्र में कम से कम 2000-2500 स्कूल है कि जहाँ पे विद्यार्थियों की संख्या 20 से कम है। अब 20 से कम संख्या, चारों कक्षाएं 5 कक्षाएं मिलके, तो ऐसे यहाँ पे टीचर को रखना, उसकी सहूलियत देना, उसका तनख्वाह करना, ये पॉसिबल ही नहीं है, यानी फिजिबल नहीं हो सकता। वैसे ही कुछ कॉलेज की भी स्थिति है। तो इसके बजाय अगर यहाँ पे अच्छे सेंटर्स है और वहां पे रेसिडेंशियल फैसिलिटीज अगर दी जाए और ऐसे जो छोटे कस्बों से बच्चे आते हैं उनको अगर वहां पे शिक्षा के लिए रहने खाने का इंतजाम किया जाए, उसकी फैसिलिटी दी जाए, तो निश्चित रूप से ये जो संघर्ष है शहर और कस्बों का, वो ये कम हो जाएगा। और वही चीज आरोग्य फैसिलिटीज के बारे में है, तो उसमें तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान भारत के माध्यम से ले लिया है। अब बात दिक्कत आती है कि छोटे कस्बों से
वहां पे जाए कैसे? तो कुछ मेडिकल कॉलेजेस ने वहां पे एसटी या प्राइवेट बसेस खोली है, तो ये इसका अगर कुछ नियंत्रण किया जाता कि हाँ ये भी एक अच्छा फैसिलिटी देने वाला सेंटर है, और वहां से जो 25 किलोमीटर 50 किलोमीटर वो अस्पताल को दिया जाए कि हाँ सप्ताह में एक दिन यहाँ से इस कस्बे के लोग आएंगे, ऐसा अगर कुछ टाइम टेबल बनता है तो आरोग्य, शिक्षा और मार्केट में परचेसिंग, ये तीनों चीजों में अगर शहर वाले लोग सामने आते हैं तो निश्चित रूप से देहाती लोगों को उसका फायदा हो जाएगा, और उनमें जो कॉन्फ्लिक्ट है वो कम हो जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। हालांकि जैसा मैंने बोला ये विषय बहुत है, बड़ा है, विस्तृत है, जब कभी मौका मिलेगा तब बोलेंगे। आज तो मैं सिर्फ इन बिंदुओं को बात रख के मैं मेरे वाणी को विराम करता हूँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दुबे सर, बहुत महत्वपूर्ण मार्गदर्शन। और मैं आगे आदरणीय मुन्नीलाल भैया जी से निवेदन करती हूँ, आपका हैंड राइज है, आपका स्वागत है। आदरणीय मुन्नीलाल भैया जी, आप तक आवाज आ रही है? जी 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 बहन जी, ओम, मेरी आवाज आ रही है? जी, आ रही है। सदन को प्रणाम। ये पंखा बंद कर देना अर्पण। आज महत्वपूर्ण विषय पर जो हम चर्चा करने जा रहे हैं व्यवहार कार्यक्रम में, ये विषय छोटा नहीं है, ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है, और हमारे शहर की स्थिति जो आज देखने को मिल रही है उस पर व्यवहार कार्यक्रम आज संवाद कर रहा है, और 2-3 दिन से लगातार आदर्श ग्राम बनाने की, समृद्ध ग्राम बनाने की विषय पर चर्चा हो रही है। तो अभी आदरणीय हमारे रमेश चंद मेहरा जी ने अपनी बात कही, और उन्होंने जो शब्द कहे हैं कि शहर ने अगल बगल के गांव निगल लिए हैं, ये शब्द छोटा नहीं है। इस शब्द से ही हम सबको मालूम होता है कि हमारे गांव की स्थिति क्या है जो शहरों से लगे हुए हैं। अब जब गांव की स्थिति क्या है तो शहरों की स्थिति क्या होगी। साथ ही में आदरणीय जो हमारे डॉक्टर किशोर दुबे जी ने कहा है, मैं भी एक गांव का व्यक्ति हूं, और गांव हमारा शहर से 5-6 किलोमीटर दूर ग्राम बड़ा गांव खुर्द, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश शहर से लगा हुआ। हम जब गांव में रहे तो गांव का परिवेश का हम सदन को अनुभव कराना चाहते हैं। जो हमारे साथी भाई हैं, पहले क्या स्थिति थी गांव में, और आज गांव में भी स्थिति क्यों बदल गई है, उसका कारण है शहर की नकल करना। हमने शहरों की नकल की है, हमने बड़े बड़े लोगों की, अधिकारियों की, नेताओं की, बड़े बड़े व्यापारियों की पहनावे से लेकर व्यवहार में नकल की है, और नकल करने से हमारी स्थिति और हमारा जो संतुलन है, हमारा जो व्यवहार है, उसमें परिवर्तन आया है। साथियों, जब मैं बहुत छोटा सा बचपन मुझे जब याद आया तो हमने अपने घर में देखा, हम एक किसान, हमारे यहाँ किसानी होती है, हमारे पिताजी किसानी करते थे, मजदूरी करते थे। अपने परिवार के पालन पोषण के लिए जब जरूरी होता था तो बैलगाड़ी लेकर के और कई व्यापारियों के सामान को एक गांव से, एक शहर से लेकर दूसरे शहर में ढोया करते थे। उस समय ट्रैक्टर, ट्राली और ये कुछ नहीं चलता था, तो उस समय बैलगाड़ियों से ही जैसे व्यापारी अपना गुड़ ले जाना या तेंदू की पत्ती तोड़ी और वो सरकार को एक जगह से फर से शहर में गोदाम पे ले जाना, या लोहा ले जाना, या वहाँ उधर से कोई चीज लाना, ये सब बैलगाड़ियों से होता था। हम सब किसान बैल रखते थे और बैलगाड़ी से उसका उपयोग करते थे। तो हमारे जो आवश्यकताएं होती थी, कपड़ा खरीदने का या कोई और चीजें लाने का, बर्तन लाने के लिए, इनके लिए पैसों की आवश्यकता होती थी मात्र। तो इसके लिए हमारे पिताजी ये काम कर लेते थे। दूसरा, जो शादियां होती थी उसमें भी सिर्फ जो है जो मांग का कोई ऐसा सिस्टम नहीं था कि हमारे इतने की शादी करें, या सारे गांव के लोग, समाज के लोग और रिश्तेदार सब आकर के पहले बैठते थे, चर्चाएं करते थे। और अगर हमारे यहाँ खेत में, अगर हमारे यहाँ शादी आ गई है और हमारा खेत खड़ा हुआ है, फसल आ गई है, तो सारे गांव के लोग जुड़ करके वो खेत काटते थे, उसकी थ्रेसिंग कराते थे। थ्रेसिंग नहीं होती थी उस समय क्या होता था, दाएं होती थी,
पानी के लिए राह ढांका जाता था कुएं में और बैल को चलाया जाता था। उसके साथ साथ जो जिस किसान चलता था, तो किसान का एक तो जो व्यायाम होता था, बैल का उपयोग होता था। और हमारी जो भाव है, जो व्यापारिक दृष्टि से कि हमारा इतना आना चाहिए, ऐसा उपज होना चाहिए, ये भी कोई स्थिति नहीं थी। बचपन में जो संस्कार थे शिक्षा के, शिक्षा में हमारे गुरु अगर हमें रास्ते में मिल गए तो मैं साइकिल से नीचे उतरा, उनके पैर छुए और फिर आगे बढ़े, ये संस्कार थे। पढ़ाई के भी बड़े ध्यान से पढ़ाया जाता था। कृषि का क्षेत्र, हर विद्यार्थी को एक एक बगिया दी जाती थी, उसमें 4-5 विद्यार्थियों का ग्रुप बनाया जाता था। उसमें गेहूं बोया जाता था, कहीं धान बोई जाती थी, कहीं सब्जी लगाई जाती थी, कहीं पेड़ लगाए जाते थे। इस प्रकार की शिक्षा दी जाती थी। पहले ये संस्कार दिए जाते थे। बचपन से लेके पूरे संस्कार जो हमारे आवश्यक है हमारे जीवन में, बड़ों की इज्जत करना, खेती किसानी करना, ये सब कुछ सिखाया जाता था शालाओं में। इसके बाद जब हम युवा हो गए तो हमें अपने परिवार के साथ, पिताजी के साथ खेती किसानी करना, साथ में अपने जो गाय है, गाय को दोना, गाय की सेवा करना, ये सब कुछ बताया जाता था। पढ़ लिख करके पहले कोई नौकरी नहीं करता था, नौकरी के लिए मना कर देते थे। नौकरी जो है तुच्छ समझते थे कि नौकरी बेकार है, हम अपनी खेती किसानी, अपने बच्चों को घर पर रखेंगे, अपना काम करेंगे। कई ऐसे आए हैं आज, और उसमें तुलनात्मक जो बात आ रही है उसकी बात मैं कर रहा हूँ। तुलना आप करिए कि पहले की मैं बता रहा हूँ, आज की आपको पता है। अगर किसी व्यक्ति के यहाँ कोई गमी हो गई तो उसका पूरा खेत किसानी गांव के लोग जाकर के करते थे, एक साथ बैठकर भोजन करते थे। वो क्या स्थिति रही होगी आप समझते हैं कि जब हम एक साथ बैठ करके गांव के लोग, परिवार के लोग, समाज, पहले कोई रिपोर्टर रपाटी नहीं होती थी, कोई अपराध नहीं होते थे, लड़ाई झगड़े नहीं होते थे। कई गांव में या कई क्षेत्रों में कई सालों तक, महीनों कहीं कोई रिपोर्ट नहीं होती थी। अस्पताल भी बिल्कुल खाली रहते थे क्योंकि कोई बीमारी नहीं होता था। खेती किसानी करता था, घर का खाता था, कोई डीएपी यूरिया चलता नहीं था, अपने गोबर का खाद डालते थे और ना कोई रोग लगते थे, ना कीट लगते थे, ना कुछ नहीं। चिड़िया अपना हक ले रही हैं, हमारी गाय माता अपना हक ले रही है, हमारे किसान भाई अपना ले रहे हैं, ये सब कुछ चलता था। और जो उपज होती थी उस उपज को बड़े भाव के साथ, हम बड़ी पूजा के साथ पूजा करके, और अपना भाव से जो अनाज हमारा धरती माता देती थी वो हम बड़े भाव से प्रेम के साथ घर लाते थे। हमारे घर में पहले मोटे अनाज हुआ करते थे, कोदे, कुटकी, राली, फिकरा, लठारा, समा, ये सब जो है हमारे यहाँ हमारे पिताजी बोते थे और हम लोग उसको वही हमारे यहाँ भोजन बनाया जाता था, वही खाया जाता था। रोटी कैसे बनती थी मुझे आज याद है। इस सदन में जितने उपस्थित हैं शायद कोई ज्वार की रोटी या बाजरा की रोटी या कोदों की रोटी, कुटकी की रोटी नहीं बना पाएगा, लेकिन मैं वो रोटी बना सकता हूँ क्योंकि मैंने देखा और बनाई है। तो ये अनाज का रोज भोजन होता था। और जब कोई रिश्तेदार आते थे, मेहमान आते थे, तब उस समय जो है गेहूं की रोटी की पूड़ी बनती थी, अच्छी सब्जी बनती थी, तो लगता था आज अच्छा लगा, ऐसा होता था। और देसी गाय के घी का हमेशा मिट्टी के बर्तन में, जिसको चपिया बोलते हैं, डबला बोलते हैं, उसमें घी रखा जाता था और खूब घी, दूध, दही, इसका अगर रिश्तेदार आए तो बहुत कम से कम 2-3 लीटर का एक बेला होता था कांसे का, उसमें जो है दूध भर के दिया जाता था। ये संपन्नता प्रदर्शित की जाती थी कि कभी भी किसी भी किसान के यहाँ अगर दूध नहीं है तो वो किसान नहीं होता था। कभी कोई गेहूं खरीद के नहीं लाता था, कोई सब्जी नहीं लाता था। अगर जिस किसान से ने गेहूं खरीद के लाया, उस किसान के यहाँ बच्चे की शादी नहीं होती थी कि ये बहुत गरीब व्यक्ति है। माने गेहूं किसान का खरीदना ये अच्छी बात नहीं है। आटे की तो दूर की बात है, आजकल तो व्यक्ति, आज तुलना करने के व्यक्ति आटा ले रहे हैं, किसान आटा ले रहे हैं, सब्जी ले रहे हैं। सिर्फ बाजार से कपड़े, बर्तन, ये चीजें लाई जाती थी और कोई कुछ नहीं। अस्पताल में कहीं कोई जरूरत नहीं थी दवा खाने की, जाने की, ना दिखाने की। इस प्रकार का पहले और आज के ये अंतर था। अब जो है सारी आधुनिकीकरण में आ गया है, सब मशीनरी हो गया है और हमारे लोग, गांव के लोग शहर में चले गए हैं। जब भयावह स्थिति आती है तो शहर में ही आती थी, दंगा हो, फसाद हो, लड़ाई हो, झगड़ा हो, मर्डर हो, ये सब शहरों में अधिक होता है। इसलिए होता है कि वहाँ एक दूसरे से प्रेम भाव है ही नहीं। इसलिए हमारा निवेदन है कि हम गाँव वालों के बैठे, गाँव वालों की सुने और
हमारे अंदर जो भाव है उसको हम एक दूसरे के साथ बांटें और पुनः आदर्श गांव बनाएं, पुनः हम समृद्ध बने। इस भाव के साथ हम सबको चलना है। मुझे आप लोगों ने सुना और मैंने अपना अनुभव बताया, बाकी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन इस युगहर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां इस प्रकार की बातें हो रही हैं, बातें हो और कहीं ना कहीं कोई लोग कोई छोड़ के गाँव में आ जाता है, ऐसे आने लगे कई। ये प्रभाव, ये प्रेरणा, ये चर्चा करने से ही होती है। जैसे हमने जैविक खेती की चर्चा की, उसके प्रभाव को बताया, हमने विरुद्ध आहार की बात की कि शादियों में ऐसा ऐसा आहार होता है, 2-2 बजे तक भोजन होता है, दही और जो है दूध एक साथ दिया जाता है, खाते हैं लोग। तो इस ऐसा प्रभाव आदरणीय उसी समय अशोक पटेल जी के यहाँ शादी हुई और उन्होंने सोचा कि हम ऐसा नहीं करेंगे और इन्होंने अपना करके दिखाया। ये चर्चा करने से जो प्रेरणा आई है और इन्होंने निर्णय ले लिया कि हम अपने बेटे की शादी में कोई विरुद्ध आहार नहीं रखेंगे और इस प्रकार की शादी करेंगे जो हमारी पुरानी पद्धति से वेदों अनुसार, कोई फूहड़ गीत नहीं, कोई शराब नहीं, कोई गुटखा तंबाकू बीड़ी सिगरेट नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ सात्विक माँ नर्मदा जी की आरती करके और जो उन्होंने एंट्री की और बच्चे बच्ची का माला जयमाला का कार्यक्रम कराया, वो भी भव्य था। सिर्फ बच्चा और बच्ची ही मंच पे थे, सब नीचे थे। नहीं तो आज जो है सैकड़ों बच्चे और लड़कियां हो करते हुए और चढ़ जाते हैं मंच पर और दुनिया के उट पटंग हरकतें करते हैं, जिससे जो है हमारे समाज को गलत दिशा मिलती है, युवाओं को गलत दिशा मिलती है। और अब जो है हमारे व्यवहार कार्यक्रम में जो चर्चा हो रही है, हम आपस में चर्चा करते, इससे कहीं ना कहीं व्यक्ति प्रभावित होकर के और अपने जीवन में ऐसे तरीके अपना लेता है। तो मैं ऐसे महान आत्माओं को, उनको महान पुरुषों को नमन करता हूं जो निश्चित बदलाव कर रहे हैं। आप सबको प्रणाम, ओम, वंदन, नमन, जय किसान, जय जवान। और हम सब लोग छोटा छोटा सा प्रयास करें, चर्चा करें, आपस में एक दूसरे से चर्चाएं कब कर सकते हैं। कोई अगर समर्थ व्यक्ति इसमें बदलाव लाने का प्रयास करता है तो हमारा परिणाम सामने आता है। ओम जी, धन्यवाद आदरणीय भैया जी। और बहुत सुंदर आपने अपना जो अनुभव बताया गाँव का और शहर का, कि पहले की स्थिति क्या थी गाँव की और किस परिस्थिति में हम को गुजरना पड़ा, जाना पड़ा, और अब की स्थिति शहर की क्या है। और ये निश्चित है कि हम योगाहार मंच से, जो लास्ट में आप बात कही कि हम रोज नए-नए विषयों पर बात करते हैं और हमें सच में परिवर्तन हो रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात कही आपने, क्योंकि परिवर्तन होना ज़रूरी है। तो मैं आगे हमारे अशोक पटेल भाई बहन साहब जी का एक बात और रह गई है, बहन जी एक बात और रह गई है, फिर अशोक पटेल जी को जरूर बुलाइएगा आप। ये बात रह गई कि अभी हम हमारे राकेश कुमार गौर जी के यहाँ रुके हैं, नर्मदापुरम में इनके खेत पर रुके हैं। यहाँ का वातावरण हम देख रहे हैं, या हम जो गांव का वातावरण है, जो पेड़ पौधे लगे हैं, नीम लगे हैं, बरगद लगे हैं, पीपल लगे हैं, इनसे जो ऑक्सीजन आती है, जो पॉजिटिव हमें वातावरण मिलता है, और शहर में जो गंदी नालों की जो बदबू आती है, उसका वातावरण, उससे विचारधारा, इसका जो तुलनात्मक जो आज विषय डला है, ये भी हम सदन से निवेदन करते हैं कि इस पर भी ध्यान दें कि कहाँ आपको शांति मिलती है, कहाँ अच्छा लगता है। किसी को देख करके बड़े बड़े इमारतें और मंजिलें देख करके हमें वो नकल ना करें। हमें जहाँ सुख शांति मिलती है वह तरीका अपनाएं। हम अपने खेत की ओर चलें, हम अपने गांव की ओर चलें, हम अपना वहाँ बढ़िया सुंदर मकान में निवास करें। खपरा, हम तो कह रहे हैं टपरा डाल के रहें, कोई किसी की नकल ना करें। देसी गाय, वृक्षों के साथ और प्राकृतिक जैविक खेती के साथ शुद्ध वातावरण में रहें, तो यही हमारा जीवन का उद्देश्य रहेगा। ओम। जी, 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 धन्यवाद आदरणीय भैया। और जी, बहुत महत्वपूर्ण बातों पर आपने अपने अनुभव बताए। और मैं आगे आदरणीय अशोक पटेल भाई साहब से निवेदन करती हूँ, आपका स्वागत है। जी ओम, सदन को प्रणाम। आज की जो योग कक्षा बहुत ही अद्वितीय रही और मेरा सदन से निवेदन है कि 2-3 दिन तक इनकी योग कक्षाएं चलाएं और रेगुलर जो बाकी के योग और प्राणायाम जो व्यवस्थित रूप से इन्होंने करवाए, वो व्यवस्थित रूप से शुगर के लिए, उसके लिए जो आगे जो भी है मंडूकासन वगैरह, वो व्यवस्थित रूप से करवाएं, तो उसमें एक नई तारतम्यता और जो योग हमारा है वो जागृत होगा। ऐसा इनसे अभी 2-3 दिन तक करवाएं, ऐसा निवेदन है। दूसरी चीज, आज का जो विषय है कि गांव और शहर का तुलनात्मक अध्ययन, बहुत ही अच्छा है। आपने गांव और शहर की जो चीज है
वो ये कोरोना जो काल आया, ये कोरोना काल ने हमको दिखा दिया कि गांव गांव होता है, शहर शहर होता है। कोरोना काल ने पूरा अतीत, आगे पीछे ऊपर नीचे और जो स्थिति थी वो पूरी की पूरी ये कोरोना काल ने हमको बता दिया। जो अच्छे अच्छे जो लोग थे, जो शहरों में बसे थे, जो घबरा गए थे, मृत्यु से निकट आ गई थी, वो गांव की तरफ दौड़े और गांव में ही उनको सुख शांति प्राप्त हुई और उन्होंने समझ लिया। और देश की अर्थव्यवस्था भी आपने देखी कि पूरी देश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई, लेकिन गांव की अर्थव्यवस्था बिल्कुल भी नहीं चरमराई और गांव का जो लोग था कोरोना काल में वो संपन्न हुआ। उसका उदाहरण बताता हूं कि गांव का आदमी बिल्कुल बाहर नहीं गया क्योंकि उसके घर गाय गाय भैंस तो दूध घी उसका घर का, उसके यहाँ दाल सब्जी रोटी पानी सब। जबकि शहरों में 2-2 3-3 दिन में ऐसी हाहाकार मच गई कि दारू की दुकान खोल दी सरकार ने पैसे के लिए, कि राजस्व खट गया, तनख्वाह हट गई, बेरोजगार हो गए, हाहाकार मच गई पूरे देश में। लेकिन गांव में कोई दिक्कत नहीं। अगर यही कोरोना काल 6 महीने 12 महीने भी चलता तो भी गांव में इतनी व्यवस्था थी, इतने खाने पीने के लिए, इतना अनाज घी दूध सब्जी सब थी। और रही बात इधर उधर भोगवाद, जो भोगवाद आज चल रहे हैं, जो लोग भटके फिर रहे हैं इधर, मिलना जुलना कुछ नहीं और दे रहे चौंक दिन भर, शांति नहीं है बिल्कुल, भग रहे हैं बिल्कुल, अटाटूट भग रहे हैं। तो वो उससे जो गांव है, गांव में ये सब चीज है। आज ईश्वर की दया से सुंदर सुंदर अच्छे पेड़ पौधे लगे हैं, नदियां हैं, झरने हैं, स्वच्छ वातावरण है। और अब तो जो गांव है वो शहर को पीछे छोड़ रहे हैं। हमारे यहाँ नर्मदापुरम में आप आके देखो, गांव की हालत, बड़े अच्छे अच्छे गांव में सब और डेवलपमेंट हो चुका, गांव में अच्छी सड़कें हैं, अच्छी स्कूल है। ये अभी 10-20 साल में ये सब चीज हुई, 10-20-30 साल में, जब से तवा डैम नहर बनी। क्योंकि ये जो हमारे देश के जो नेता हैं, इन्होंने ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड किया इस देश में कि वो आज वो पूरी समृद्धि उसी के कारण। तवा डैम अगर नहीं होता तो ये समृद्धि हो ही नहीं सकती थी किसी भी हालत में। और फिर इसके बाद में जो शासक, अलग अलग जो शासक आते गए, उनने उनके हिसाब से विकास कार्य करते गए। और अब जो हमारा देश है, एक गांव से मतलब विकास विकसितता की ओर जा रहे हैं। लेकिन इस विकसितता आधुनिकता आपाधापी में जो गांव में सुख शांति आज भी है, वो शहरों में बिल्कुल भी नहीं है। ये 100% सत्य है, बिल्कुल हकीकत है। गांव में शुद्ध वातावरण, शुद्ध हवा, शुद्ध भोजन सब कुछ है, लेकिन शहरों में ये सब चीज नहीं है। लेकिन अब आधुनिकता की भागदौड़ में ये सब चीज चल रही है। शहरों में आप देखो, जहाँ अगर स्वच्छता है वो तो ठीक है, लेकिन लोग आज भी देखो गंदी नाली के कीड़े के समान जी रहे हैं, गंदगी बदबू वाले क्षेत्र में। ये ना आधुनिकता, फैक्ट्री लगी है, फैक्ट्री लगी। लेकिन आज दिल्ली में देखो, दिल्ली में न तो शुद्ध हवा है, पसीने में तर परेशान हो रहे हैं, भग रही है पगली। अरे न सुख शांति कुछ भी नहीं है उसमें, है क्या जो भगने। जो फ्री की चीज है हवा, उसके लिए लोग तरस रहे हैं, उसके लिए परेशान। इधर फैक्ट्री लगी है हमारे मंडी तीत में, जाके देखो, वहां से निकलते जैसा लगता है वो उस क्षेत्र में से निकलते हैं। लेकिन वो लोग कैसे जीते हैं, ईश्वरी मालिक, उनका घबराहट छूटती है एकदम से। हवा ही नहीं है शुद्ध शहरों में। तो गांव का जीवन बहुत अच्छा, बहुत निर्मल, बहुत अच्छा। अब लेकिन गांव को भी गांव को अपने को समृद्ध और अच्छा बनाने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। बस मेरा तो यही निवेदन है सदन से। और ये योग आहार कार्यक्रम, ये जो कार्यक्रम कर रहा है, इसमें जागृति आ रही है, सब लोग अपने अपने हिसाब से ये सब चीज कर रहे हैं। मैं भी इस कार्यक्रम से प्रेरणा लेके कोशिश करता हूँ। मेरे गांव में जो है, मैं किसानों को प्रेरणा देता हूँ कि भाई नरवाई में आग मत लगाओ, नरवाई में आग लगाने से तुम्हारी भूमि की उर्वरा शक्ति नष्ट हो जाती है। वो सब लोग मानते हैं, धीरे धीरे नरवाई में आग भी नहीं लगा रहे हैं। और अभी भी गांव में भाईचारा है। मैं तो शुरू से देख रहा हूँ, हमारे पिताजी गांव के मुखिया है, तो पूरे गांव को परिवार के समान लेके चलते हैं। पूरा गांव उनका कहना मानता, परिवार के समान लेके चलते हैं। और अपने खर्चे से गांव में जो कुछ भी कुछ ऐसी दिक्कत आती है, कोई गरीब है उसको, मैं एक उदाहरण देता हूँ। हमारे यहाँ एक इनकम टैक्स का एक हरिजन आदमी बाबा हमारे यहाँ काम करते थे, लेकिन इनकम टैक्स का ऑफिसर, बहुत बड़ा ऑफिसर, वो लाखों रुपए कमाता था। और कहाँ रहता था? इंदौर में। आज भी इंदौर में वो है इनकम टैक्स का, लेकिन गांव में उसके पिताजी थे।
तो गांव में पिताजी थे तो अब वो पैसे तो उसको आ गए, इनकम टैक्स का ऑफिसर बन गया और बहुत बड़ा अधिकारी, उसकी घरवाली भी बहुत बड़ी हो गई। लेकिन उसके माता पिता को बिल्कुल भी नहीं पूछते थे। एक दो बार वहां गए तो कि वो संडास खराब कर दी हमारी, ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। वो उसको हमारे यहाँ परिवार वाले उसको, दादा को इतना पैसा वाला होने के बाद में भी हम उसको सहारा देते थे। यहाँ गाँव में दूध घी देते थे, खाने पीने को देते थे और उसकी पूरी यही व्यवस्था करते थे। और अंत काल में वो आखिरी तक हमारे यहाँ से खाते पीते और वो ऊपर गया और वो इतना पैसे वाला उसका लड़का फिर आके और उसका सब किया। तो ये आजकल औलाद पढ़ ले लिख ले, वो भी कोई काम की नहीं जो माँ बाप को नहीं पूछे। जी ओम। जी धन्यवाद अशोक भैया, बहुत ही महत्वपूर्ण बातों पर अपने अपने अनुभव बताए। और मैं आगे आदरणीय प्रणाली मराठे जी आपका स्वागत है। प्रणाली बहन। ओम। सदन को सादर वंदन प्रणाम। आज की योग कक्षा तो बहुत ही ऊर्जावान यूनिक हुई, लेकिन कल हमारे राज्य प्रभारी के साथ एक दौरा था, इसके कारण मुझे वो नहीं मिली है। इसलिए दादू जी को निवेदन है फिर एक बार आप ये योग कक्षा ले। तो आज का जो विषय है, इस विषय पर थोड़ा सा आदरणीय सभी महानुभावों ने बहुत अच्छी जानकारी और अपने विचार रखे हैं। मेरी समस्या है लोगों का गांव से शहर में जाना, पलायन करना। घर तो बंद पड़ रहे हैं, स्कूल में तो बच्चे ही, मेरे गांव में ऐसा नहीं है। मेरे गांव की जो बच्चों की संख्या है वो दिन ब दिन बढ़ती ही है। और मैं वहाँ 11 बरस हूँ तो कोई भी शहर में बच्चा नहीं जाता है। लोग कहते हैं कि आप जब तक है तब तक हम हमारे बच्चे यहाँ ही स्कूल में रखेंगे, ऐसा विचार है उनका। वो बोलते हैं मेरे साथ। तो बाकी देख रही हूँ, मैं अभ्यास कर रही हूँ इस विषय पर, तो लोग शहरों की ओर ही बढ़ रहे हैं। इसलिए इस समस्या को लेकर कुछ विचार मंथन और क्या हो सकता है इस पर कुछ हो, क्योंकि हमारा जो सदन है वो सामान्य नहीं है। मेरी सब 35 बरस की जो सेवा है गांव में ही हो गई है, इसलिए ये बदलाव निजी तरह मैं अनुभव कर रही हूँ, देख रही हूँ। खेती के लिए मजदूर नहीं है, खेती का खर्चा अधिक, ऐसी समस्याओं के कारण खेती छोड़ रहे हैं लोग। गांव में ये बंदर आदि जो है उनसे बहुत नुकसान होता है। लोग करने का प्रयास बहुत करते हैं, लेकिन पेड़ के पत्ते फूल आदि भी नहीं रखते हैं। ये जो बंदर है वो गांव देखे तो वहाँ की खेती कोई करते ही नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा गांव लोगों के हाथों को काम नहीं है, इसलिए वो पलायन कर रहे हैं। अलग से उद्योग नहीं है गांव में, इसलिए लोग गांव से उद्योग करने के लिए, काम करने के लिए, पैसों के लिए शहर की तरफ आ रहे हैं। इस महत्वपूर्ण और जैविक कृषि का प्राण जो गांव है, तो इस विषय पर आदरणीय दादू जी, दुबे जी, मुन्नीलाल भाई, अशोक भैया जी ने बहुत यथार्थ चित्रण और वर्णन किया है। गांव के लोग शहर की ओर जो पलायन कर रहे हैं, मुझे लगता है कि इस विषय पर कोई प्रेरणास्पद काम हो, फिर से गांव फले फूले, ये गांव का निर्माण हो, ये मेरा मुझे लगता है। गांव में सब कुछ है, शांति है, स्थैर्य है, शुद्ध निर्मल निसर्ग है। बहुत ही ऐश्वर्य संपन्न, ऐश्वर्यशाली एक गांव है। इसलिए इस विचार पर मंथन हो कर चलो गांव की ओर की योजना का निर्माण हो और कुछ काम हो, ऐसा लगता है मुझे। ओम प्रणाम, धन्यवाद। कुछ गलती हो तो माफ करना। ओम। जी धन्यवाद आदरणीय बहन प्रणाली जी। स्वच्छ भारत पर आपने बहुत सुंदर अपनी बातें रखी। और मैं आगे आदरणीय अभय बहन अभय भान चतुर्वेदी। चतुर्वेदी जी। हाँ जी भैया जी, आपका स्वागत है।
जी, आदरणीय कल्पना कोटले जी, बालाघाट से। जी बहन, आपका स्वागत है। जी धन्यवाद दीदी। दिव्य सदन को नमन, नमस्ते, ओम। गुरु सत्ता को बारंबार नमन। जो आज का विषय है बहुत ही बड़ा विषय है और आप सभी सिद्ध पुरुष हैं, तो मैं बस छोटा सा मेरा विचार था, मेरे अपने भाव थे कि गाँव से जो पलायन हुआ है ना, उसका मेन कारण आर्थिक परिस्थिति है और शिक्षा। जैसे थोड़ा मोड़ा शिक्षा तो ठीक है, प्राथमिक लेवल की शिक्षा तो हो पाती है, लेकिन उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए तो जाते ही है वो शहरों की ओर जाना होता है। तो गाँव में भी कुछ कमियां हैं, शहरों में भी कुछ कमियां हैं। गाँव में भी कुछ अच्छाइयाँ है, शहरों में भी कुछ अच्छाइयाँ। ऐसे नहीं कि गाँव ही गाँव अच्छे हैं और शहर अच्छे नहीं हैं, ऐसा नहीं है। शहरों में भी अच्छे लोग रहते हैं, कुछ अच्छे लोग रहते हैं, शहरों में भी कुछ बुराइयां हो सकती है, लेकिन वहाँ पे आधुनिक तरीके से रहा जाता है। लेकिन दोनों का अगर मिलाप हो जाए कि प्राकृतिक तरीके से शहरों में रहा जाए और गाँवों में हाई टेक्निक लाई जाए। जैसे कि कल जो अतिथि थे, मुख्य अतिथि थे, तो उनका जो गांव है समृद्ध गांव है, तो किसी को भी बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आर्थिक संपन्नता हो जाएगी गांव में। और एजुकेशन के लिए जाना है तो बाहर तो जाना ही होगा। इस प्रकार से मेरा ऐसा छोटा सा विचार था कि हमारा जो देश कहा जाता है वो गाँव का देश कहा जाता है। तो हमारे ग्राम, पहले जो ग्राम व्यवस्था थी इतनी अच्छी थी, शिक्षा और पानी की व्यवस्था और व्यवसायीकरण था, जो कि गांव में आदान प्रदान से हो जाता था, इसीलिए संपन्नता थी। लेकिन धीरे धीरे करके जो विदेशी आक्रांतियों ने जो हमारे गाँव को लूटा है, संपन्नता को लूटा है, तो हमारी सब गरीबी आ गई गाँव में। तो फिर आर्थिक परिस्थिति अच्छी नहीं रहेगी तो भरण पोषण के लिए तो उनको जाना ही होता था, इसीलिए जाते थे। इस प्रकार से मेरा कहना है कि ऐसी कोई व्यवस्था निर्माण की जाए कि गांव भी संपन्न हो, पलायनवाद भी रुक जाए और आर्थिक संपन्नता हो। कुछ जैसे एफपीओ के लिए बोला था कि ऐसे संगठन हो कि सारी चीज़ों का उत्पादन हो, शहरों के लिए भी वो पूरा सके, क्योंकि शहरों के लोग फिर कहाँ, उनको तो खेत भी नहीं होता, वो तो आर्थिक संपन्नता होती है लेकिन खाने के लिए अच्छी चीज़ें नहीं मिलती उनको। इस प्रकार से तो ऐसे कुछ निकाला जाए निचोड़ कि गांव भी संपन्न हो और पलायन भी थोड़ा सा रुक जाए। लेकिन कुछ के लिए तो जाना ही पड़ेगा, बड़ी नौकरियों के लिए तो शहरों में रहना ही पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा। लेकिन फार्म हाउस हो उनको कि 5-6 दिन जॉब करे और वो फार्म हाउस में जाके आनंद मनाए 2 दिन और अपना खेती का अपने खाने के लिए भी उपजाए। इस प्रकार से मेरे भाव है। तो ये दोनों का मिलन हो जाए, गांव और शहरों का, और समृद्धि हो। हमारा जैसे नर्मदापुरम के बारे में जब भी बात आती है तो जैसे हमारा व्यक्ति संपन्न हो सभी दृष्टि से, दिव्य दृष्टि से, वैसे गांव संपन्न हो, आदर्श गांव बने। ऐसा मुझे भाव आने लगे कि अब आदर्श जिला भी बनेगा नर्मदापुरम। जैसे मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश का एक आदर्श जिला बनेगा नर्मदापुरम, उसी प्रकार से धीरे धीरे करके हमारा भारत देश बहुत ही अच्छा, समृद्धशाली और आदर्श देश स्थापित जो होने जा रहा है होगा। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। धन्यवाद। ओम। जी धन्यवाद कल्पना बेन जी, बहुत सुंदर। आपके सुंदर विचार के साथ में आगे आदरणीय दिनेश सेमवाल जी भाई साहब की तरफ चलते हैं। आदरणीय दिनेश भैया का स्वागत है। जी धन्यवाद। आदरणीय सभी सदस्यों को सादर नमन। बहुत ही सुंदर चर्चा चल रही है गांव और शहर की संघर्ष की मध्य, और मैंने सभी की चर्चा से पाया कि असल में संघर्ष तो हमारे मनों में है, हमारे दिलों में है। और अगर हम गांव में जाएं तो शहर की याद ना आए और शहर में जाएं तो गांव की याद ना आ पाए, तो शायद हम इस संघर्ष से बच पाएंगे। गांव को गांव रखा जाए और शहर को शहर ही बनाया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन जैसे आदरणीय हमारे गुरुजी आदरणीय मेहरा जी ने कहा कि शहर गांव को निगल रहे हैं। अगर हम पुरानी शहरों और पुराने गांवों की तुलना करें तो तब से लेकर के अब तक तो बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। असल में जो गांव है उनको संक्रमण हो गया है शहरों का, एक बीमारी। लेकिन ये बीमारी क्यों हुई है? शायद हमारी वजह से, और हमारी वजह से इसलिए क्योंकि जैसे
अंतिम तौर पे मैंने सुना आदरणीय कल्पना कोठले बहन जी को कि गाँवों में हमने गाँव से अगर हम देखें कि पलायन हमने क्यों किया, शहरों की तरफ क्यों हम बढ़ने लगे, तो तब देखा कि वहाँ पे शिक्षा है, स्वास्थ्य है, ये सुविधाएँ कम हैं, जिसके कारण सभी लोगों ने चाहा कि ठेठ गाँव में जो रहे हैं, वो सड़क में आएँ, सड़क के लोग शहरों की तरफ जाएँ और इस तरह से शहरों ने आकार बढ़ा दिया और फिर जो समस्याएँ हैं, जो संघर्ष है, जो भावनाएँ आज जागृत हो रही हैं और वो योगाहार के इस मंच पर भी स्पष्टतः जाहिर हैं कि इन्हीं कारणों से हमने शहर और गाँव के बीच की दूरी को अव्यवस्थाओं के चलते एक कर दिया है और व्यवस्थाओं के चलते दोनों में बहुत बड़ी खाई अभी भी बची हुई है। तब विचार आता है कि अगर हमारे गाँवों में शिक्षा की व्यवस्था, स्वास्थ्य की व्यवस्था और रोजगार की व्यवस्था ग्रामीण स्तर पर हो जाए, तो ग्रामीण को शहर की तरफ भागने की आवश्यकता ही क्यों पड़े? शायद ना पड़े। फिर एक बात ये भी आती है कि जो हमारे परिवहन की सुविधाएँ हैं, खेल की सुविधाएँ हैं, खेल पार्क हैं, ये भी अगर गाँवों में व्यवस्थित हो जाएँ, तो फिर बात ही क्या है? कुल मिलाकर जनसंख्या तो बहुत ज़्यादा है, बढ़ रही है और अगर 50 वर्ष की तुलना में बात करें तो ज़मीन और आसमान का अंतर हो गया है। इसलिए स्वाभाविक है कि जो गाँव हैं, वो भी शहर का रूप धारण कर रहे हैं। लेकिन जो गाँव शहर से दूर हैं, वहाँ के जो वासिंदे हैं, वो शहर में आने की कल्पना कर रहे हैं और स्वाभाविक है। लेकिन अगर हम अ, जन समाज के चलते हमारी जो व्यवस्थाएँ हैं, हम अपनी व्यवस्थाएँ बना सकें, जिसमें से हमने अभी कल भी उदाहरण सुने हैं, बीच-बीच में हमने उदाहरण सुनते आए हैं कि हम आदर्श गाँव की स्थापना करें, जैविक गाँवों की स्थापना करें और अपने गाँव को वो सुविधा दें जो कि आवश्यकता है, वांछित है और जिसकी चाह गाँव वाले रखते हैं, जिसके वे हकधारी हैं। तो संभवतः फिर इस तरह के संघर्ष से हमें गुज़रना नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं तो अपने ही गाँव की बात कहूँगा, अपनी उत्तराखंड से। मैं देहरादून में भी रहता हूँ कभी-कभार और गाँव में रहना होता है। तो गाँव का भ्रमण करते-करते मैंने पाया उत्तराखंड के जो हिमालयी गाँव हैं, वो एक अभियान, एक बहुत बड़े आंदोलन के तहत वो खाली होते जा रहे हैं। खाली क्यों हो रहे हैं? ये सभी समस्याएँ वहाँ पे हैं। लेकिन एक बड़ी समस्या हम सभी की तरफ से है। सरकारों का रोना, सरकारों के लिए रोना अलग बात है, लेकिन हमारा एक मेरा मानना है कि अगर हम खुद ही कुछ पहल नहीं करेंगे, तो शायद हम ये संघर्ष और ये अंतर लगातार गिनाते रहेंगे और कई लोग हैं, जो इस दिशा में कार्य भी कर रहे हैं और मुझे लगता है कि योगाहार के मंच से एक शाखा ऐसी बढ़ेगी कि हम पुनः अपने गाँवों को सुव्यवस्थित करेंगे और शहरों को भी वही व्यवस्था प्रदान करेंगे, जो कि वहाँ आवश्यक है। तो लगता है कि इस मुहिम के द्वारा जो कि अलग-अलग लोगों के द्वारा समय-समय पर होगी सभी जगह गाँव या शहर अपनी-अपनी जगह व्यवस्थित होंगे और जो हमारा संघर्ष है विचारों का और साथ में पुरुषार्थ का, वो संघर्ष सफलता की कदम चूमेगा और संतुष्टि के कदम चूमेगा। संभवतः मुझे ऐसा ही लगता है। जी, मैंने शायद कुछ शब्द ज़्यादा ही बोल दिए हैं और मैं आदरणीय बहन जी आपके पास वापस आता हूँ ताकि अन्य लोग भी अपनी बात रख सकें। धन्यवाद, प्रणाम। जी, धन्यवाद दिनेश भैया। बहुत सुंदर गाँव और शहर की तुलना आपने बहुत सुंदर विचारों के साथ की और मैं भी इसमें एक बात आपसे शेयर करती हूँ और कि वो संघर्ष जो आपने कहा है, ये शब्द बहुत अच्छा कि देखिए मैं अभी जहाँ पर रहती हूँ ये तहसील है। अब यहाँ पर मैं शहरी भाग में रहती हूँ।
तो मेरे आज भी ये स्थिति है मेरे गांव की कि मेरे गांव से मेरे सास ससुर जी है, वो यहाँ पर आने के लिए और अपने बेटे बहू जो भी है बच्चे हैं उनमें रहने के लिए उनकी जो मन की स्थिति है वो नहीं बदल सकती है। वो कहते हैं कि हमें वहां पर बिल्कुल मन नहीं लगता है, हमें हमारे गांव में ही मन लगता है। देख हालांकि कोई बोलते हैं अपने जो कुटुंब है परिवार है उनमें तो हमें कुछ दिन जाना है रहना है, ये स्थिति होती है, मगर उनका जो आनंद है उनका जो मन है वो वहां पर ही ज्यादा रहता है। इसीलिए वो 2 भी साल हुए 3 भी साल हुए, नहीं भाई हम अपने गांव में ही अच्छे हैं, क्या करेंगे शहर में आके। कोई मान सम्मान ये नहीं रहता, कोई बात चर्चा कोई भी नहीं रहता। गांव की स्थिति कितनी सुंदर रहती है, कैसा भी रहो हमारा छोटा घर है, हम घर में रहते हैं और आजू बाजू के लोग बातें करते हैं, इससे ही हमारे मन को बहुत खुशी मिलती है। इसीलिए वो अपने जो परिवार है उनसे भी वो अलग होकर मगर वहां पर रह रहे हैं। ये स्थिति है शहर की और गांव की। तो ये मेरा थोड़ा सा अनुभव था, मैंने बीच में बोल दिया। तो मैं आगे आदरणीय हीरालाल कुशवाहा जी भाई साहब का हैंड रेज है, मैं आपसे निवेदन करती हूँ, स्वागत है आपका। जी बहन जी, साधुवाद आपको बहुत बहुत। समय तो हो गया लगभग, फिर भी आपने समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। सर्वप्रथम संपूर्ण गुरु सत्ता को नमन और हमारे पूरे योगहारी योग सदन को वंदन, और हमारे आज के दादा मुनि योग शिक्षक आदरणीय मेहरा सर को बहुत बहुत आभार धन्यवाद। और आज की योग कक्षा भी एक विशेष रूप में रही, आमोद प्रमोद जिसको कहते हैं, मनोविनोद। उसके पीछे कारण एक था कि एक तो हमारी योग कक्षा से सबसे बड़े सीनियर वरिष्ठ योग शिक्षक आदरणीय मेहरा साहब का योग शिक्षक होना, और दूसरा उस दौरान हमारे जो संचालक है, मुख्य संचालक आदरणीय पवन सर का उस समय न रहना। तो इस सुविधा का सभी ने उपयोग करते हुए और थोड़ी देर की डर खत्म करते हुए पूरे आनंद के साथ आज सीखा किया। क्योंकि जैसे एक दादाजी होते हैं बुजुर्ग परिवार में, उनके बच्चे होते हैं या नाती पोते होते हैं, तो परस्पर मनोविनोद होता है कुछ ना कुछ शब्दों के द्वारा। तो आज लगभग वही रहा, बहुत ही आनंदमय रही। और ऐसा कभी कभी होना भी चाहिए, मेरे विचार से कभी कभी छूट मिलना भी चाहिए, क्योंकि हम ज्यादा सख्त अनुशासन बनेंगे तो कई बार नीरसता भी आती है। तो आज रस ही रस रहा, रसधार वही, तो उनको बहुत बहुत आभार। गांव और शहर का संघर्ष साथ में दिया, उसमें आदरणीय सर ने समाधान, केवल संघर्ष की बात नहीं कही, समाधान की बात की है। संघर्ष की कहानी तो हम आप सबको ही बता सकते हैं, बहुत सारी ढेरों कहानियां हैं, क्योंकि हम आप किसी ना किसी रूप में गांव से घनिष्ठता के साथ जुड़े हुए हैं। आज भले ही मेरा नाम छतरपुर से लिया जाता हो, जिला मुख्यालय छतरपुर, मूलतः मैं भी बहुत ही छोटे से गांव से हूँ और उसी ग्रामीण व्यवस्था उसी परिवेश में पला बड़ा हूँ और उसका अनुभव भी है। तो उदाहरण लगभग सबने दिए हैं, चाहे हमारे अशोक पटेल भाई साहब हों, रंजना बहन जी हों, हमारे दिनेश भाई साहब, सम्माल जी। तो उनको रिपीट ना करते हुए मैं बताना चाहूंगा कि ये हमारा शहर कोई इतना बड़ा शहर नहीं है, सामान्य गांव जैसे ही शहर है, लगभग गांव ही है, शहर के रूप में तो नहीं मानेंगे उसको। इन सब के बावजूद हम जब गांव जाते हैं तो उस दिन घर गांव में कुछ काम भी करें, कितने थके मांदे हों, लेट भी सोए हों, लेकिन सुबह 4 बजे नींद अपने आप ऐसे खुलती है जैसे कल कुछ काम किया ही ना हो, कोई अकड़न झगड़ा, कोई थकान नहीं, बिल्कुल फ्रेश। और जब यहाँ रहते हैं, दूसरी बात, वहाँ हमको पानी पीने की जरूरत नहीं पड़ती है, 1 लोटा 2 लोटा पानी पिए तब कहीं फ्रेश होने जाए, अपने आप साफ हो जाओ। या हमको 2-3 गिलास पानी रोज पीते हैं तब फ्रेश होने जाते हैं। तो आबो हवा का तो सीधा प्रभाव मैं महसूस कर सकता हूँ। परम पूज्य स्वामी जी महाराज का जो
मूल संकल्पना है, उद्देश्य है, नारा भी है, गांव गांव में जाएंगे, सबको योग सिखाएंगे और चलो गांव की ओर लौटो, जो भी है। कल ही मैं गांव गया था, हमारे परिवार वाले दूसरे जो गाय पली हैं, शुद्ध देसी गाय, जिसको देसी ही कहते हैं, कोई हरियाणवी, गिरी, सहवाल, इस प्रजाति की नहीं, शुद्ध देसी, जो हमारे बुंदेलखंड में छोटे कद काठी की होती है और बहुत सीधी। उनके साथ मैंने कुछ देर समय बिताया, आनंद के पल सहलाया, हाथ फेरा, मुझे बहुत ऊर्जा मिली। अब बात आती है कि हम उस गांव का माहौल वापस कैसे लाएं, क्योंकि स्थितियां, परिस्थिति बदली हैं, कारण जो भी हो, विकास के हों या अन्य कारण हो, उनको नकार नहीं सकते हैं। सबसे बड़ी समस्या है शराबखोरी की। अब हमको एक प्रयास करना है समाधान के तौर पर, करते भी रहते हैं, हम तो करते ही हैं, जब भी गांव जाते हैं, आसपास गांव जाते हैं, वही बात रखते हैं। उनके नशे से दूर कैसे रखा जाए। शासन सत्ता को हम नहीं कोस सकते हैं, क्योंकि उसको कोसते रहेंगे तो वो उनका रेवेन्यू मैटर है। वो पहले शराब दूर क्षेत्र मिलती थी, गांव से दूसरे बड़े गांव मिलती थी, आज गांव में भी शराब के ठेका हो गए हैं, 2-2, 3-3 ठेका हो गए हैं। और जो हमारी राशन की दुकानें हैं, उन दुकानों पर शराब सुलभ हो गई है। और ये सबसे बड़े विकारों का, विकृतियों का, नुकसान का, मजदूरी ना मिलना। मजदूर क्यों नहीं मिल रहे, मजदूर हैं। हमारे घर के सामने ही बहुत बड़ा पीपल का पेड़ है, 100-200 साल पुराना, बड़े बड़े चबूतरे हैं, 3-3, 4-4 फल लगते हैं अभी भी। पास में ही पुलिस चौकी है दूसरे गांव में, सबको पता है, कोई नहीं पकड़ता है, ना जाता है। तो अब उनको, युवाओं को हम कैसे लौटाएं, क्योंकि वो जो व्यसन है शराबखोरी का, उससे बहुत सारी, और जो हमारा आदर्श गांव था एक समय, वो सबसे आपराधिक गांव हो गया है। हमें शर्म होना चाहिए, ऐसा कहने में संकोच होना चाहिए, ये कोई गर्व वाली बात नहीं है। तो हमें अब फोकस करना होगा कि योग से के माध्यम नशे को कैसे छुड़ाएं। तो हमको एक नाम देना पड़ेगा, योग के माध्यम से नशा मुक्ति शिविर, योग के माध्यम से नशा मुक्ति कार्यक्रम, एक लाइन और इसमें जोड़ना पड़ेगी। और हमको फोकस पे करना पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा सबको कि किस तरह से परेशानी आ रही है, परिवार में कैसे दिक्कतें हो रही हैं, परिवार के लोग कैसे आत्महत्या कर रहे हैं, कैसे हमारे गांव मर्डर हो जाते हैं हर साल। तो सिर्फ उसका मूल कारण है नशा, दारूखोरी, शराबखोरी। तो एक ही विषय को यदि हमने फोकस किया तो बहुत सारे समाधान हमारे पास अपने आप आ जाएंगे, ऐसा मेरा सोचना है। और बात को लंबा न करते हुए और लोगों को समझ देने के लिए मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ। ओम प्रणाम। जी जी, धन्यवाद हीरालाल भाई साहब, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट पर आपने अपनी बात रखी, आपको धन्यवाद। और मैं आगे हमारे सदन में जुड़े आदरणीय, अगर संदीप भाई तक मेरी आवाज आ रही है तो मैं आपसे सादर निवेदन करती हूँ कि आपका, संदीप चौधरी जी, क्योंकि हमने कल गांव पर चर्चा की, आदर्श गांव पर, आज हम शहर पर भी बात कर रहे हैं, तो आपके क्या विचार है? तो कृपया, आप तक आवाज आ रही है तो आपका स्वागत है संदीप भैया जी। जी प्रणाम बहन जी, आप सभी को नमस्कार। आज मैं सुबह से जुड़ा हूँ इसमें, आज बाई चांस मैं कहीं सुबह रनिंग के लिए जाता हूँ, तो आज सुबह से मैंने चालू कर रखा था आपका। बहुत अच्छा लग रहा है, अपने गांव और शहर दोनों की आप तुलना कर रहे हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या समाज में घटित हो रहा है। नशे पे भी चर्चा की आप लोगों ने, बहुत सुंदर टॉपिक है आप सभी का। बट मैं एक मानना है कि कहीं ना कहीं लोगों का पलायन तो सारी तरफ हो ही रहा है। वो सुख सुविधाएं लोग एक पैसा होने की वजह से तो शहर में खोजते हैं, जिसके बाद थोड़ा पैसा हो जाता है वो शहर में एक प्लॉट, एक मकान तो ले लेता है कि मेरा एक अमुक, मेरी एक प्रेस्टेज है, मेरी एक छवि है, मुझे शहर में मैंने मकान बना लिया है। लेकिन हमारा ये एक तंत्र होना चाहिए कि हमें जो भी इस लायक समझे कि हम गाँव के लिए कुछ कर सकते हैं, तो वो सुविधाएं हमें गाँव में ही देनी चाहिए जो शहर में मिल रही है। और मेरा तो व्यक्तिगत रूप से फोकस है कि जो सुविधाएं हम शहर में देखते हैं, जो नई टेक्नोलॉजी हम शहर में, विदेश में देखते हैं, उसको अपने गांव में कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए। तो अगर हम वो सारी सुविधाएं अपने गांव की तरफ बढ़ाएंगे
तो निश्चित रूप से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शहर की तरफ आना नहीं चाहते। ऐसे कई एग्जाम्पल जानता हूँ मैं, जो शहरों में बस गए थे, वो वापस गाँव की तरफ मकान बना रहे हैं, गाँव में रहना शुरू लोगों ने कर दिया है। बहुत इक्के दुक्के ही है, बट ये परिवर्तन धीरे धीरे लोगों को करना ही पड़ेगा। अगर अच्छी जिंदगी लेनी है, ताजी हवा लेनी है, बीमारियों से कुछ बचना है, तो मुझे लगता है कि अब इसकी तरफ लोग बढ़ रहे हैं। और जैसे आप सभी लोग अपने अलग अलग मंच पे जिसको जो अनुभव हो उसको अपने अपने गांव में जरूर इम्प्लीमेंट कराएं। अभी जो शहर में रहते हैं, आपको लगता है कि मेरे पड़ोस में, मोहल्ले में एक नई चीज आई है जिसको अगर मैं गाँव में करने से बहुत सारे लोगों को लाभ मिल सकता है, तो निश्चित रूप से आप सभी को भी कुछ करना चाहिए इसके लिए। जी हो। जी जी जी, धन्यवाद आदरणीय संदीप भैया जी, और बहुत सुंदर। और आगे मैं आदरणीय शरद भैया से निवेदन करती हूँ। जी ओम। सदन को कोटि कोटि प्रणाम। चर्चा बहुत महत्वपूर्ण चल रही है और सभी के सुझाव बहुत महत्वपूर्ण है। आज गांव की स्थिति और शहर की स्थिति, आज शहर में आदमी खुश है या गांव में खुश है, या गांव की परिस्थिति अच्छी है या शहर की है, तो दोनों जो हैं, दोनों स्थितियों का जो मूल्यांकन चल रहा है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और मेरे ख्याल से जो परम पूज्य स्वामी जी जो शिक्षा को मजबूत कर रहे हैं, शिक्षा के माध्यम से ही गांव शहर की जो परंपराएं हैं उनको जीवित रखा जाएगा। पुराने समय की जो पढ़ाइयां हैं, पुराने शासकों ने, जो हम लोगों ने 5वीं 8वीं में औरंगजेब की कहानी पढ़ी, अकबर की कहानी पढ़ी, इनको क्यों पढ़ाया गया? इन कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती थी? तो ये हमें समझना पड़ेगा। और हमें कौन सी शिक्षा से ही हमारे बच्चे जब वो एक कच्ची मिट्टी के बर्तन होते हैं, उस समय उनको ऐसी शिक्षा दी जाए कि वो जो पुरानी अपनी परंपराओं को जीवित रखें और पढ़ाई के माध्यम से उनके अंदर जो संस्कार आने चाहिए वो संस्कार आवे। शहर में रहे या गांव में रहे व्यक्ति, लेकिन उसकी सोच जो है वो गांव की हो जाए, भले वो शहर में रहे। उसका जो सोचना, उसके जो विचार हैं, वो उसकी जो पढ़ाई है वो कर सकती है। परम पूज्य स्वामी जी पढ़ाई पर विशेष जोर दे रहे हैं और वो ही क्रांति का कारण बनेगा आगे चलकर। और वो क्रांति ऐसी होगी कि शहर में रहने वाला व्यक्ति भी गांव की परंपरा का अनुकरण करेगा। और जो भारतीय शिक्षा बोर्ड है उसकी जो पढ़ाई रहेगी वो फिर से हजारों ऋषि खड़े करेंगे। और ऐसे ऋषि जब खड़े होंगे तो पूरे देश की दिशा बदलेगी और गांव के विचार शुद्ध होंगे, शहर के विचार शुद्ध होंगे। आज गांव में भी कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो शहर से ज्यादा खराब हैं। शहर की कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो गांव से ज्यादा खराब है। ये सारी चीजें का अगर मूलभूत देखा जाए तो शिक्षा पे आता है। शिक्षा की परंपरा को बहुत अच्छे से सुधारना पड़ेगा और शिक्षा इतनी मजबूत करनी पड़ेगी कि उससे तपा हुआ बच्चा जब निकलेगा तो वो भारतवर्ष के पूरे संस्कार में होकर जब वो अपनी ग्रस्त जीवन में कदम रखेगा तो पूरा भारत उसकी ओर निगाह करेगा कि ये एक भारतीय व्यक्ति है। वो दिन आएगा। परम पूज्य स्वामी जी ऐसी तैयारी कर रहे हैं और लाखों ऐसे ऋषि वो खड़े करेंगे जो भारतवर्ष को विश्व गुरु बनाएंगे, ऐसा मेरा सोचना है। जी ओम, प्रणाम। जी जी, बहुत सुंदर। सुंदर क्रांतिकारी विचारों के साथ शरद भैया का जो मार्गदर्शन योगहार मंच पर मिलता है बहुत ही अद्भुत रहता है। और आगे हम
8:26 हो रहे हैं और अगर किसी का कुछ हैंड राइज नहीं है तो फिर हम समापन की तरफ चलते हैं। कल ये विषय हम कंटिन्यू रखेंगे और भी हमारे भाई बहन है जिनको हमें सुनना है, उनके क्या मत है शहर और गांव की तरफ। तो ये जो तुलनात्मक विषय आदरणीय श्री पवन कुमार सर ने हमें योगाहार मंच पर दिया, उन पर हम कल कंटिन्यू चर्चा करेंगे और आगे हम समापन की तरफ चलते हैं। तो लास्ट में मैं आदरणीय श्री पवन कुमार सर को अपनी बात रखने के लिए सादर आमंत्रित करती हूँ कि हमारे जो भी विचार हमारे सभी सदन में भाई जी बहनों ने तो अपना मार्गदर्शन ला जी, सकें। धन्यवाद रंजना जी, बहुत बढ़िया आज के चर्चा हुई है। धीरे धीरे हमारी चर्चाओं का ध्यान गांव में ही केंद्रित है और शहर की जो समस्याएं हैं उस पर हमारी चर्चा नहीं हुई है। मुझे लगता है कि इस विषय पर कल हम और बातचीत करें और मैं कल आपके सामने जो भारत सरकार की रैंकिंग का एक मैट्रिक्स बनाया है, उसको नाम दिया गया है, वो किताब मुझे मिल गई है, मैं इसको ढूंढ रहा था। उसकी है सबकी योजना सबका विकास और हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, प्रधान जी हैं, उनको भी शायद इसके बारे में अच्छी तरह से जानकारी है। उस किताब का नाम है लोक योजना अभियान और ये कुछ वर्ष पहले पंचायती राज मंत्रालय में सभी राज्यों को और सभी प्रधानों को, पंचायतों को इस विषय पर उसकी विस्तृत ट्रेनिंग भी दी है और उस ट्रेनिंग के आधार पर जो मंत्रालय के उस समय मापदंड तय किए गए थे कि हमारे 29 जो विभाग हैं उसके सूचक क्या रहेंगे, वो उनको उनको कैसे उसकी रैंकिंग करेंगे, तो उसके बारे में कल मैं विस्तार पूर्वक बताने का प्रयास करूंगा, जिससे कि हम उसके बारे में ये जो हो सकता है जानकारी पुरानी भी हो लेकिन फिर भी कुछ चीजें तो उसमें से चेंज नहीं होंगी और उसको कि जो मेन जो बात की थी ये था कि हमारे गांव पर भी वो हुए था, वो नहीं चाहिए, न केवल फिजिकल होना चाहिए बल्कि ये भी चाहिए जो कि एक शहर में होती है जिस वजह से गांव से पलायन होता है। तो यह आकांक्षाएं रखते हैं हम भी ऐसा वहां पर पढ़ाई करेंगे, हम भी ऐसा करेंगे। तो जहाँ तक के सरकार की बात है तो वो कई बार सुख सुविधाएं तो बन जाती हैं लेकिन उसमें जन भागीदारी नहीं होने की वजह से वो बिल्डिंग ही बनी रहती हैं, उसके अंदर कोई कार्य ढंग से नहीं हो पाता है, न ही वहाँ पर कोई आकर के मन लगा करके काम करता है और जन आकांक्षाओं के रूप में खरा उतर पाता है। तो ऐसा हमने बहुत सारे उदाहरण पूरे भारतवर्ष में देख रखे हैं। तो इस तरह से जब हैं और तुलना करते हैं तो फिर यही भारत सरकार ने आकांक्षी एस्पिरेशनल जिला योजना की मध्य प्रदेश जिले है कि जिले के रूप में मैं उसके भी और उस आकांक्षी जिले में उनको विशेष रूप से प्रोत्साहित करने के लिए 108 जिलों को करने का प्रयास किया था। अब उसमें क्या हुआ है अनुभव बताएंगे। भी बहुत महत्वपूर्ण है जो हमारे की जो अब वर्तमान में स्थिति हो रही है और वहाँ पर जिस तरह की व्यवस्थाएं या अव्यवस्थाएं फैल रही हैं तो उसका हमें चिंतन करने की आवश्यकता है क्योंकि है तो सब एक ही हिस्सा और मेरा अनुभव उस तरह से रहने का जब मैंने गांव में करीब 11 वर्ष तक के रह के अपना एक हिस्सा मैंने वहाँ पर दिया है और मैंने शहर में भी रह करके जब मैंने काम किया तो मैंने दोनों को बहुत नज़दीकी से देखा है। गांव में जब मैं रहा तो उस समय भी आकांक्षा जिस जगह पर मैं था बड़ी वीरान सी जगह थी, सुनसान सी जगह थी और वहाँ पर काम करने के अपने अनुभव रहे। उस समय सबका ध्यान पलायन की तरफ था लेकिन कुछ गांव में जहाँ पर हम काम करते थे वहाँ पर पलायन नहीं के बराबर था। और इसी तरह से जब मैं शहर में मैंने काम करना शुरू किया तब भी मैंने देखा कि वो शहर का विकास कैसे बढ़ा और कैसे-कैसे जो शहर एक बड़ा सुंदर सा शहर होता था
कैसे उसमें तब्दीली आकर के सुंदरता के मानक भी परिवर्तित हो गए। जो पहले शांति और अच्छी हवा के लिए, क्लाइमेट के लिए जाना जाता था, अब वो वहाँ पर आपके बड़े-बड़े आपके बिल्डिंग्स और उनके साथ में बहुत जगमगाहट, जिसकी तरफ हम जुगनू की तरह आकर्षित हो जाते हैं, उसको भी मैंने इसको तब्दील होते हुए देखा। और उसी क्रम में जब इस चीज़ को देखा तो दोनों जगह पर मैंने गाँव में भी और शहर में कुछ अच्छाइयाँ भी देखी, कुछ बुराइयाँ भी देखी। तो इन सब विषय पर हम एक अपने आप को एक उसमें घुसते हुए नहीं, बल्कि अपने आप को तटस्थ रूप से देखते हुए अगर हम विचार करेंगे तो निश्चित रूप से उसका समाधान भी हमें शायद मिल पाएगा। तो हम जब अपने चर्चाओं में आने वाले दिनों में कल जब बातचीत करेंगे तो हम गाँव को एक तटस्थ रूप में, एक नागरिक के रूप में देखेंगे, ऐसा मेरा अनुरोध है। उसमें हम खुद नहीं घुसें कि हमारी ये अनुभव हैं या हमने ऐसा किया है। एक नागरिक होने के नाते, एक इस देश का नागरिक होने के नाते अगर कोई नागरिक होकर के उस शहर में या गाँव में आता है, तो उसको क्या-क्या चीज़ें वहाँ पर दिखनी चाहिए, क्या उसके मन में चीज़ें आती हैं, वो किसी भी तरह से बायस नहीं रहे अपनी भावनाओं में जब बात करें, तो बायस नहीं रहे कि ये अच्छा है और ये खराब। हम एक नागरिक होने के नाते जो वहाँ पर चीज़ें एक आम नागरिक को होनी चाहिए, उस पर हम विचार करें और एक आम नागरिक के होते हुए भी हमारी क्या अपेक्षाएँ हैं या हम जो कर सकते हैं, उस पर अपने चर्चाओं को हम केंद्रित करेंगे। ऐसा मेरा मानना है। अब समय अभी काफ़ी हो गया है, समय सो मैंने एक्सीड कर दिया है, लेकिन कल के लिए एक भूमिका बन गई है और कल को मैं इस भूमिका के साथ ही जो मानक के ऊपर मेरे पास मिनिस्ट्री की एक किताब है, उसके ऊपर मैं कल शुरुआत करूँगा और उस मानक उसके बाद हम अपनी चर्चाओं को जारी। जी धन्यवाद, नमस्कार, ओम। जी, जी, जी। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। और सुंदर गाँव और सुंदर शहर को हम कैसे बनाएँ? और क्या बुराइयाँ है गाँव में और क्या अच्छाई है शहरों में, या बुराई भी है, ये भी हो सकता है। तो ऐसे ही हम इसको समापन की तरफ चलते हैं और ये कल जो हमारी योग की क्लास आदरणीय मेरा जी भाई साहब लेंगे और जो विषय है आज का हमारा गाँव और शहर की तुलनात्मक संघर्ष और समाधान पर। तो हम कल भी ये विषय हम कंटिन्यू करेंगे और हम और भी हमारे सदन में भाई-बहनों के सुंदर विचार के साथ हम कल मिलते हैं। मगर आज हम समापन की तरफ चलते हैं, तो मैं आगे आदरणीय दिनेश चंद्र सेमवाल जी भाई साहब से निवेदन करती हूँ कि आप इस योगाहार कार्यक्रम को समापन की तरफ लेकर चलें। आभार। जी, आदरणीय जी, धन्यवाद। और जिस तरह से आज चर्चा चली और जो हमारा टाइटल था गांव और शहर और उसके बीच संघर्ष, ये बात निश्चित है कि जैसे अंत में आदरणीय पवन सर ने कहा है कि हम दुनिया का कोई भी चक्कर लगा दें लेकिन पहुंचेंगे गाँव की तरफ ही। ऐसे ही हमारे विचार भी गाँवों पे केंद्रित हो गए हैं। लेकिन शहरों का क्या? शहरों में क्या हो रहा है और शहरों में रहकर कि किस तरह से उथल हमारे मध्य में है, या शहरों को किस तरह से अच्छा किया जा रहा है, किया जा सकता है, अन्य भी बातें कुल मिलाकर मानवीय समाज के लिए वो दिशा निर्देशन मिल सकेगा कल वाली कक्षा से। और उसी क्लास में हम सभी उपस्थित रहेंगे। इसी मध्य जबकि हम कल से विगत 1-2 दिन से गांव की चर्चा कर रहे हैं, आदर्श गांव की चर्चा कर रहे हैं, इसी क्रम में कुछ सदस्य उपस्थित हुए हैं, आए हैं, कुछ लोगों से नया परिचय भी हुआ है। तो आने वाले समय में हम ये भी समझेंगे कि किस तरह से शहरों के मध्य और गाँवों के मध्य जो हमारा जल कल की जो व्यवस्थाएं है वो अच्छी हो रही हैं और किस तरह से जन समुदाय इसमें भाग ले रहा है। कुल मिलाकर हम कल सभी इसी मंच पर इसी समय
निर्धारित समय पर मिलते हैं। और इसी क्रम में आज उपस्थित सभी आदरणीय सदस्यों का मैं इस मंच की तरफ से धन्यवाद करता हूं, और खासकर हमारे आज सुबह जो हमें योग कराया आदरणीय गुरुजी ने, और साथ में हनुमान चालीसा का संगीतमय पाठ हुआ है। इसी क्रम में आदरणीय पवन कुमार सर, आदरणीय मुन्नालाल जी भाई साहब, आदरणीय रंजना बहन जी, आदरणीय रमेश चंद्र मीरा सर, और आदरणीय आश्चित तिवारी जी, आदरणीय भगवान दास कुशवाहा जी, आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी, आदरणीय गजानन बाजर जी, आदरणीय हीरालाल कुशवाहा जी, आदरणीय कल्पना कोटली बहन जी, आदरणीय कविता रानी जी, आदरणीय कौशल भारद्वाज जी, आदरणीय कृष्णा कुमार जी, आदरणीय माया राज शर्मा जी, आदरणीय मिथिलेश सिंह जी, आदरणीय ML गौड़ जी, और हमारी रिकॉर्डिंग टीम की आदरणीय बंधुओं, आदरणीय प्रदीप राज वर्मा जी, आदरणीय प्रणाली मराठी दीदी जी, आदरणीय रमेश चंद मेहरा जी, जो आज हमारे योग शिक्षक भी रहे हैं, और हर दिन की भांति वो एक अध्यापक की तरह है, और अध्यापक से अधिक आज ये देखने को मिला